नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्रजामंडल आंदोलन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने प्रजामंडल आंदोलन का बेसिक परिचय हमने देख लिया था और साथ ही साथ जयपुर प्रजामंडल को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। और उसमें हम करीब 1938-39 तक की घटनाओं को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है। अब उससे आगे का इतिहास जो है वो हम आज पढ़ेंगे, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के बाद की और जयपुर प्रजामंडल में क्या क्या घटनाएं हुई उनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ जयपुर प्रजामंडल और हम उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज विद्यार्थियों जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, है ना। और इसमें जो आज की जो क्लास रहेगी वो स्टार्ट होगी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन व जयपुर प्रजामंडल, है ना। JPR लिख रहा हूँ, जयपुर प्रजामंडल, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन व जयपुर प्रजामंडल, ये हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। देखिए क्या हुआ था यहाँ पे जयपुर में। जयपुर का जो शासक था उसने प्रजामंडल के कुछ सदस्यों के साथ यह समझौता कर लिया था कि हम आपको उत्तरदायी शासन दे देंगे, आप जो है भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा मत लीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो जयपुर प्रजामंडल था उसके कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने राजा की बातों में विश्वास करते हुए और जयपुर प्रजामंडल में भाग नहीं लिया, मगर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जयपुर प्रजामंडल जो था वो दो भागों में बट गया था। ठीक है। और दो भागों में जो बटे वो प्रमुख रूप से दो भाग कुछ इस प्रकार थे कि एक भाग तो वो जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया और जयपुर के शासक के साथ समझौता किया, वो लोग थे जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य, इसके समर्थन वाले, है ना। मतलब जेंटलमैन एग्रीमेंट के समर्थन वाले, है ना। और जो जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में थे उन्होंने आज़ाद मोर्चा स्थापित किया था और इसमें जो लोग थे वो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में और आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। ठीक है। इसमें अन्य भी जो लोग थे उसमें दौलत राम भंडारी का नाम आता है ना। और रामकरण जोशी का नाम आता है। रामकरण जोशी का नाम हमारे दौसा जिले से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा हंस राय है ना। ऐसे कुछ नाम मिलते हैं। ठीक है। हंस राय है, दौलतमल भंडारी है, बाबा हरिश्चंद्र है, रामकरण जोशी हैं। इन लोगों ने मिलकर और आज़ाद मोर्चे की स्थापना की थी 1942 में। ठीक है। इस प्रकार से जयपुर प्रजामंडल दो भागों में बट गया, मगर 1945 में जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर या उनके निर्देशन में आज़ाद मोर्चा पुनः जयपुर प्रजामंडल में शामिल हुआ और करीब 1944 में जो है जयपुर के शासक ने और यहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी, है ना। हाँ, उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। इस प्रकार जयपुर प्रजामंडल पहला प्रजामंडल था जहाँ के मंत्रिमंडल में पहले गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति की गई थी और पहले गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति के तौर पर देवी शंकर तिवारी को नियुक्त किया गया था। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था जयपुर प्रजामंडल, है ना। अब इसके बारे में इन सब बातों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जयपुर प्रजामंडल में विद्यार्थियों कुछ दिवस भी मनाए गए थे, जैसे 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया गया था, है ना। 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया गया था। इसके साथ ही जो है यहाँ पे
23 फरवरी की बात है। 23 फरवरी 1943 को गांधी उपवास दिवस भी मनाया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी है, 19 जून 1938 को सीकर दिवस भी यहाँ पे मनाया गया था, है ना। सीकर दिवस भी यहाँ पर मनाया गया था क्योंकि सीकर किसान आंदोलन के प्रति जो जयपुर राजा का व्यवहार था उसके कारण यह दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये 3 दिवस आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार इस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों जयपुर प्रजामंडल आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद चला, उसकी बात हम आज यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने पूरी घटना बोल के सुना दी है। अब मैं एक एक बात करके यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए हम यहाँ पे लिखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन व जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने का शुरुआत करता हूँ। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, आरंभ हुआ जयपुर JPR, है ना, जयपुर प्रजामंडल के कुछ सदस्यों ने जयपुर के शासक के साथ समझौता किया। जयपुर के शासक के साथ समझौता किया जिसमें जयपुर शासक ने उत्तरदायी शासन देने की बात स्वीकारी। ठीक है, जिसमें जयपुर शासक ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात स्वीकारी। ठीक है, उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात स्वीकारी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ सदस्य तो जो है कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया। ठीक है, इस कारण प्रजामंडल के कुछ सदस्यों ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। ठीक है, मगर कुछ सदस्य ऐसे थे, है ना, मगर कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था। ठीक है, मगर कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था। ठीक है, इस प्रकार से जयपुर प्रजामंडल 2 भागों में बट गया था। ठीक है, इस प्रकार जयपुर प्रजामंडल 2 भागों में बट गया था। ठीक है, इस प्रकार जयपुर प्रजामंडल 2 भागों में बट गया था। ठीक है, अब देखो 2 भागों में कैसे कैसे बटा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। एक तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के पक्ष वाले लोग और एक आज़ाद मोर्चा के पक्ष वाले लोग। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिखते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट, है ना, जेंटलमैन जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट ये 1942 में हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये दरअसल हीरालाल शास्त्री जी और जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्ज़ा इस्माइल, उनके मध्य यह समझौता हुआ था, ठीक है। जिस समझौते में प्रमुख जो शर्तें थी वो ये थी कि जयपुर के शासक ने और जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की बात स्वीकारी, और साथ में ही प्रजामंडल के सदस्यों को यह भी स्वायत्तता दी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बदले में प्रजामंडल के सदस्यों ने यह बात स्वीकारी कि वे क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यह समझौता हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यह समझौता यह समझौता जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल व जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था जिसकी या जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे, ठीक है, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे, ठीक है। अब इसके क्या क्या प्रावधान थे देखिए विद्यार्थियों, तो मैं एक एक प्रावधान यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। प्रमुख रूप से 3 प्रावधानों की बात करेंगे। पहला प्रावधान तो ये था कि जयपुर शासक ने उत्तरदायी शासन स्थापित करना स्वीकारा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई कि जयपुर के शासक ने और उत्तरदायी शासन स्थापित करना स्वीकारा, ठीक है। बात दूसरी क्या थी, दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखूं तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा सकता था, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा सकता है, ठीक है। एक यह बात भी शासक ने स्वीकारी कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आंदोलन कर सकते हैं। तीसरी, इसके बदले में प्रजामंडल के सदस्य क्या करेंगे कि प्रजामंडल के सदस्य क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेंगे, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह समझौता हुआ और इस समझौते की प्रमुख रूप से 3 शर्तें थी, ठीक है। मगर कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया, जिसमें बाबा हरिश्चंद्र का नाम जो है प्रमुख रूप से यहाँ पर लिया जाता है। इसके अलावा रामकरण जोशी, हंस रॉय और चिरंजीलाल मिश्र का नाम भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। दौलतमल भंडारी वगैरह का नाम मिलता है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स से संबंध विच्छेद करने की बात नहीं स्वीकारी गई थी इस समझौते में, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर से किसी भी प्रकार का जो है मतलब आज़ादी की बात नहीं की गई थी, ये ध्यान रखना। ब्रिटिशर से संबंध विच्छेद की बात इस समझौते में नहीं की गई थी। नोट डाल के आप लिख सकते हैं, नोट डालकर क्या लिखेंगे कि ब्रिटिशर्स से
संबंध, ब्रिटिशर्स से संबंध विच्छेद, ब्रिटिशर्स से संबंध विच्छेद की बात नहीं स्वीकारी गई थी, नहीं स्वीकारी गई थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स से संबंध विच्छेद की बात नहीं स्वीकारी गई थी, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इस समझौते के विरोध में जो हुआ था, आज़ाद मोर्चा गठित हुआ था, उसकी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। आज़ाद मोर्चा, है ना, आज़ाद मोर्चा। ठीक है, ये भी 1942 में गठित हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन थे? जो लोग जेंटलमैन एग्रीमेंट से खुश नहीं थे, वो लोग बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में और यहाँ इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि प्रजामंडल के वे सदस्य जो प्रजामंडल के वे सदस्य जो उक्त समझौते से नाखुश थे, उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा की स्थापना की। आज़ाद मोर्चा की स्थापना की। ठीक है, आज़ाद मोर्चा की स्थापना की। इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? इसके प्रमुख सदस्यों में मैं नाम लिखना चाहूँ विद्यार्थियों यहाँ पे, तो एक नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चिरंजी लाल मिश्र का, चिरंजी लाल मिश्र। इसके अलावा मैं नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे रामकरण जोशी, जिनका संबंध दौसा से रहा है, रामकरण जोशी। इसके अलावा हंस रॉय, है ना, दौलतराम भंडारी, है ना, दौलतराम भंडारी आदि लोग थे। ठीक है, इतने सारे लोग इसमें शामिल थे और इन लोगों ने जो है आज़ाद मोर्चा यहाँ पे गठित किया था। ठीक है, और आगे चल के ये इस आज़ाद मोर्चे को जो है पुनः प्रजामंडल आंदोलन में शामिल कर लिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, या उनके नेहरू जी के हस्तक्षेप के बाद। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप इसको उतारें और मैं जो है अब अगली स्लाइड पे आता हूँ और फिर हम इससे आगे की बात है वो हम कर लेते हैं कि किस प्रकार से जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। ठीक है, तो आप इसको उतारें, मैं इसको जो है मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको बढ़िया तरीके से पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से समझते जाइए और विद्यार्थियों कोई भी काम पेंडिंग मत छोड़ना, लगातार पढ़ते जाना, उससे आप जो है अपडेट रहेंगे बिल्कुल। यदि एक बार पेंडिंग छोड़ दी ना क्लासें, तो फिर इतनी पेंडिंग हो जाएंगी कि उनको कवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए विद्यार्थियों। चलिए, ये हो गया। इस प्रकार से मैं एक लाइन और यहाँ पे लिख देता हूँ कि जून 1944 में जयपुर के शासक ने जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना यहाँ पे की, है ना, उत्तरदायी शासन की स्थापना जयपुर में की और जयपुर प्रजामंडल ऐसा पहला प्रजामंडल बना जिसके मंत्रिमंडल में पहले गैर सरकारी सदस्य के रूप में और देवी शंकर तिवारी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इस प्रकार की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो
यहाँ पे हम लिखेंगे अगली बात कि जून 1944 को जयपुर शासक ने जयपुर शासक ने उत्तरदायी शासन की स्थापना की, है ना, उत्तरदायी शासन की स्थापना की, ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की। जयपुर प्रजामंडल पहला प्रजामंडल बना जिसके मंत्रिमंडल में पहले गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति की गई। पहले गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति की गई, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये जो पहला गैर सरकारी सदस्य था वो कौन था? देवी शंकर तिवारी था। कई बार इस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। पहला व्यक्ति कौन था? ये देवी शंकर तिवारी जी की यहाँ पे जो है नियुक्ति की गई थी, ठीक है। पहले गैर सरकारी सदस्य कौन थे? देवी शंकर तिवारी जी थे। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि अब कुछ विविध तथ्य हैं, विविध तथ्यों की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ, जिसमें जो दिवस मनाए गए थे उनकी बात करेंगे। और जानकी देवी बजाज जी ने जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था 1944 में, उसकी अध्यक्षता भी की थी। कुछ इस प्रकार का तथ्य छोटा मोटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको विविध तथ्य के रूप में मैं कुछ तथ्य लिख रहा हूँ, उनको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विविध तथ्य मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विविध तथ्य, ठीक है। विविध तथ्य की हम बात कर लेते हैं। तो उसमें पहला जो तथ्य है वो मैं यही लिखना चाहूँगा 1 नंबर पे कि 1944 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी, ठीक है। जानकी देवी बजाज ने की थी, ठीक है। 1944 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे कुछ दिवस मनाए गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। मैं यहाँ पे 2 नंबर पे रेड कलर के पेन से लिख रहा हूँ, मनाए गए प्रमुख दिवस, है ना, प्रमुख दिवस, है ना, कौन कौन से मनाए गए थे। देखिए 1 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 अप्रैल 1931 को कौन सा दिवस मनाया गया था? मोतीलाल दिवस मनाया गया था, ठीक है। मोतीलाल दिवस मनाया गया था, ठीक है। क्यों मनाया गया था, इनके कारणों में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा पूछ लेते हैं मोतीलाल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है, इतना ही पूछेंगे। डेट भी लगभग पूछने की संभावना न के बराबर है, ये ध्यान रखना, है ना। प्रोफेसर जैसी भर्ती में पूछा जा सकता है, स्कूल व्याख्याता में तो मुझे नहीं लगता कि ये डेट पूछेंगे, लेकिन मोतीलाल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है, ऐसा सवाल बन सकता है बस, ठीक है। इसके अलावा 19 जून 1938 को सीकर दिवस मनाया गया था, है ना, सीकर दिवस मनाया गया था। ये दरअसल सीकर दिवस इसलिए मनाया गया था कि सीकर किसान आंदोलन का जो
सीकर किसान आंदोलन के प्रति जयपुर के राजा का जो व्यवहार था ना, उसके प्रति यह आंदोलन, यह जो दिवस था वो मनाया गया था। ठीक है, तो बस इतना आप ध्यान रखना। सीकर किसान आंदोलन इसमें लिख देता हूँ, चलो। सीकर किसान आंदोलन के प्रति जयपुर शासक के व्यवहार के चलते, ठीक है, जयपुर शासक के व्यवहार के चलते सीकर किसान आंदोलन में हमने बढ़िया तरीके से समझा है कि किस प्रकार का जयपुर शासक का व्यवहार रहा था सीकर के किसानों के प्रति, है ना। तो यह आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और तीसरा, एक और 23 फरवरी 1943 को एक दिवस मनाया गया था, वो बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। 23 फरवरी 1943 को कौन सा गांधी उपवास दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गांधी उपवास दिवस, ठीक है, गांधी उपवास दिवस मनाया गया था। तो विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार जयपुर प्रजामंडल हमारा यहाँ पे पूरा होता है। हमने एक एक बात को बढ़िया तरीके से पढ़ी। अच्छा, एक बात हम यहाँ पे पढ़ना शायद भूल गए हैं कि 1945 में जयपुर प्रजामंडल में पुनः आज़ाद मोर्चे को शामिल कर लिया गया था नेहरू जी के हस्तक्षेप के बाद, है ना। तो वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1945 में आज़ाद मोर्चा पुनः जयपुर प्रजामंडल में शामिल हो गया नेहरू जी के हस्तक्षेप के कारण, है ना। नेहरू जी के हस्तक्षेप के कारण, है ना, नेहरू जी के हस्तक्षेप के कारण, ठीक है। नेहरू जी का हस्तक्षेप हुआ, उसके चलते मतलब नेहरू जी ने आज़ाद मोर्चे को पुनः जयपुर प्रजामंडल में शामिल करवा दिया था, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों हमारा जयपुर प्रजामंडल जो हमने पढ़ लिया है। आप बढ़िया तरीके से इसको तैयार करना और आपके लगभग सवाल यहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। पिछले साल के पेपरों को बढ़िया तरीके से पढ़ना और बाकी ये कंटेंट पढ़ लेना और कोई छोटी मोटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, बस। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपनी पुस्तक आ रही है मार्केट में, अगले महीने आ जाएगी, बस अगले महीने क्या, लगभग इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगी, पक्का आ जाएगी, है ना। क्योंकि नवंबर में ही आ रही थी, लेकिन नवंबर में जो अभी नवंबर में क्या, अभी जो ये पेपर हुए थे स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग वाले, 18 नवंबर को ही हुआ था शायद वो पेपर, है ना। तो उसके चलते ये लेट हो गई, क्योंकि उस पेपर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल अपडेट पुस्तक आपको ना, लेटेस्ट जो पुस्तक है उसके रूप में आपको मिलेगी। तो आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना, लगातार उसको पढ़ना, 4-5 बार उस पुस्तक को पढ़ दोगे तो राजस्थान का कोई सवाल मुझे नहीं लगता कि आपका गलत होगा, ठीक है। तो अब हम अगला प्रजामंडल पढ़ लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल हो गया, अब मैं आपको मारवाड़ प्रजामंडल का एक बेसिक सा परिचय करवा देता हूँ, फिर आज की क्लास हमारी हम समाप्त करेंगे, ठीक है। आप इसको उतारें और अब हेडिंग डालते हैं मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो मारवाड़ प्रजामंडल को हम पढ़ेंगे, जिसमें जयनारायण व्यास साहब का योगदान जो है बढ़िया तरीके से रहा था, उनके योगदान को पढ़ेंगे। भंवरलाल सर्राफ का भी योगदान मारवाड़ में रहा है। भंवरलाल सर्राफ जी ही थे मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक और अध्यक्ष दोनों, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल ये हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं इनके बारे में हल्का सा पहले ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि मारवाड़ प्रजामंडल में क्या क्या हुआ था, वो बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। दरअसल
ठंड खूब पड़ रही है, तो आप तो बढ़िया तरीके से आराम से अपनी रज़ाई में या अपने बिस्तर में बैठे बैठे पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम बिस्तर में बैठे बैठे पढ़ा नहीं सकते बस, है ना। और काफ़ी समय हो गया है, अभी मुझे लगता है करीब 11 बजने को होंगे, हाँ 22:58 हो गए हैं ना, रात के 11 बज रहे हैं ना। और हमारी क्लास चल रही है अभी, आपको दिख रहे होंगे 22:58 हो गए, है ना। 22:58 यानी कि मतलब 2 मिनट है 11 बजने में। ठंड का माहौल खूब है, लेकिन क्या करें, अब आप लोगों को पढ़ाना है, कोर्स पूरा करवाना है, हम अकेले हैं। अब ऐप की जिम्मेदारी और आ गई है, ऐप चलाना, टेस्ट सीरीज भी बनानी पड़ेगी आप लोगों की, तो काफ़ी सारा समय मुझे टेस्ट सीरीज पे भी देना पड़ेगा, फिर यहाँ क्लास, और ऊपर से ये कड़ाके की ठंड। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदे के लिए इतना सब कुछ कर पाना, उसके अलावा मेरे भी कुछ व्यक्तिगत काम होते हैं, मेरा भी घर परिवार है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्टूडियो है वो मेरे घर में ही सेट है, इसलिए घर में दुनिया भर के काम रहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगातार क्लासें मिलती रहेंगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो देखिए, मैं मारवाड़ प्रजामंडल आपको पढ़ा रहा था, तो मारवाड़ प्रजामंडल में सबसे पहले तो इसकी स्थापना की बात करूं तो 1938 में स्थापना हुई। भंवरलाल सर्राफ ने जयनारायण व्यास की सलाह पर और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और स्वयं उसके अध्यक्ष बने, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम देखें कि किस प्रकार से मारवाड़ में प्रजामंडल आगे बढ़ा, तो मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़ाने में और जयनारायण व्यास साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके अलावा मारवाड़ जो लोक परिषद थी उसका योगदान भी रहा, और अन्य कुछ छोटी मोटी घटनाएं थी उनका भी योगदान रहा था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं जयनारायण व्यास साहब का क्या योगदान रहा। तो जयनारायण व्यास साहब ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और जन जागरूकता का काम मारवाड़ में किया था। अब वो कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं थी उनकी मैं बात करूं तो जयनारायण व्यास साहब वो तरुण राजस्थान का संपादक बनाया गया था कुछ समय के लिए, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ के जो सर्वे सर्वा थे मणिलाल कोठारी जी, उन्होंने तरुण राजस्थान के संपादक के रूप में जयनारायण व्यास को नियुक्त किया। तब जय नारायण व्यास जी ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में वर्तमान मारवाड़ नाम से एक लेख लिखना प्रारंभ किया, है ना, वर्तमान मारवाड़। और वर्तमान मारवाड़ की क्या स्थिति थी, उस समय की क्या स्थिति थी, उसको उजागर करने का काम जो है जयनारायण व्यास जी ने तरुण राजस्थान नामक अखबार के माध्यम से किया था, है ना। तो कई किताबों में इस प्रकार से लिखा है कि वर्तमान राजस्थान नाम से एक अखबार या समाचार पत्र जयनारायण व्यास जी ने निकाला था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान मारवाड़ कोई समाचार पत्र नहीं था, ये केवल एक टाइटल था किसका, तरुण राजस्थान समाचार पत्र का, ठीक है। और उस टाइटल पे जो लेख लिखने का काम करते थे वो जयनारायण व्यास साहब स्वयं करते थे, ठीक है। जैसे हम अभी राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा राजस्थान पत्रिका में एक बहुत बड़ा लेख जो हमारे कोमल कोठारी जी हैं, है ना, वो अक्सर लिखते रहते हैं, है ना। उसमें ही एक आपको पता होगा जीने की राह नाम से एक लेख आता है, पंडित रविशंकर मेहता शायद उसको लिखते हैं, है ना, जीने की राह, है ना। शायद पत्रिका में आता है, भास्कर भास्कर में आता है शायद, है ना। ऐसे ही एक मैनेजमेंट फंडा आता है, मैनेजमेंट फंडा भास्कर में आता है ना। मैनेजमेंट फंडा फंडा वो रघुराम राजन लिखते हैं, रघु राजन कुछ इस प्रकार से कोई बंदा है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल होते हैं किसी भी न्यूज़पेपर के, उसमें लगातार उस नाम से लेख कोई एक व्यक्ति लिखता है। तो वर्तमान मारवाड़ नाम से लेख लगातार लिख रहे थे जयनारायण व्यास, किसमें, तरुण राजस्थान में। उसके माध्यम से भी मारवाड़ में जन जागृति का काम व्यास साहब ने किया। इसके अलावा डंकेरी चोट, ऐसो दीजो राज, अर्ज या सुन, इस प्रकार के समाचार पत्र का संपादन करने का काम जो है जयनारायण व्यास साहब ने किया था। इसके अलावा और भी थे, जैसे मारवाड़ की
वर्तमान अवस्था, ये भी इनका था। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन क्यों, है ना, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन क्यों, और मारवाड़ की अवस्था नाम से निकाला था। मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, ये दो समाचार पत्रों का संपादन जो है जयनारायण व्यास जी ने किया, और ये दोनों समाचार पत्र मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा निकाले जाते थे, है ना। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में हुई थी, मैंने आपको पहले पढ़ाया है ना, ये आपको पता होगा। तो ये एक न्यूज़पेपर और था, अखंड भारत, जो कि मुंबई से निकलता था, उसका संपादन का काम भी इन्होंने किया था, जयनारायण व्यास जी ने किया था। इसके अलावा एक और समाचार पत्र मिलता है, आंदोलन और संघर्ष क्यों, इस नाम से भी एक समाचार पत्र था, जिसका संपादन का काम जयनारायण व्यास साहब ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ढेर सारे समाचार पत्रों का संपादन कार्य करते हुए जयनारायण व्यास जी ने और मारवाड़ में जन जागृति का काम किया, और लोगों में जागरूकता आई उसके चलते। ठीक है, तो एक काम तो ये हुआ। ठीक है, अब इससे आगे की जो घटना है उसको विद्यार्थियों हम पहले जयनारायण व्यास जी का और इनकी स्थापना के संबंध में जो एक बेसिक बात है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम जो है आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, और फिर हम आगे का जो इतिहास है वो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब बहुत लंबी क्लास हो जाती है ना, जब मैं लगातार बोलता हूँ तो पीछे का मामला छूटता जाता है और पता ही नहीं रहता फिर कुछ लोगों को ना, इसलिए हम टुकड़ों में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, जल्दी समझ में आएगा, और वो चीज़ें मस्तिष्क में स्थायित्व भी प्रदान करती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्थापना की बात यहाँ पे कर लेता हूँ, और जयनारायण व्यास के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। स्थापना, तो स्थापना 1938 में हुई, है ना। और बात करें हम संस्थापक व प्रथम अध्यक्ष जो थे मारवाड़ प्रजामंडल के, वो भंवरलाल सर्राफ थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ध्यान रखना, भंवरलाल सर्राफ। दरअसल यहाँ पे लोग गच्छा खा जाते हैं और जयनारायण व्यास जी को ही मारवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक व अध्यक्ष मान लेते हैं। दरअसल जयनारायण व्यास जी की प्रेरणा से और भंवरलाल सर्राफ जी ने इनका जो है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, और स्वयं ही उसके अध्यक्ष भी बने थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जय नारायण व्यास जी के या की प्रेरणा से, है ना, की प्रेरणा से। ठीक है, जय नारायण व्यास जी की प्रेरणा से, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका जो आरंभिक उद्देश्य था वो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की मैं बात करूँ तो आरंभ में उद्देश्य तो समाज सुधार व राजनीतिक जागृति था, मगर कालांतर में इसका उद्देश्य जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, आरंभ में इसकी स्थापना का उद्देश्य सामाजिक सुधार व राजनीतिक जागृति था, राजनीतिक जागृति था, परंतु कालांतर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। उद्देश्य तो वैसे पूछेंगे नहीं, उद्देश्य आपसे लगभग नहीं पूछेंगे, क्योंकि सभी प्रजामंडलों का जो उद्देश्य था वो येन केन प्रकारेण उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही था।
इसलिए इस प्रकार का सवाल मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। पूछा भी जाएगा तो आप बता देना, किसी भी प्रजामंडल हो उसकी स्थापना का उद्देश्य अंतिम रूप से क्या था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी प्रगति और उत्तरदायी शासन की स्थापना यहाँ पर कैसे होती है उसको हम जानते हैं। ठीक है, प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जयनारायण व्यास का रहेगा, तो उनको वहाँ पे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डालना चाहूँगा, प्रगति व आंदोलन की प्रगति, है ना, आंदोलन की प्रगति व आंदोलन की प्रगति व उत्तरदायी शासन की स्थापना, है ना, उत्तरदायी शासन की स्थापना। ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना। ठीक है, अब इसमें हम जो है पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो जयनारायण व्यास का योगदान पढ़ेंगे। ठीक है, जय नारायण व्यास का योगदान। ठीक है, जयनारायण व्यास का क्या योगदान था वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब जयनारायण व्यास का क्या योगदान था वो पूरा मैंने आपको बोल के सुना दिया है, अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम जो है आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या योगदान था जयनारायण व्यास का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्यास जी ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मारवाड़ में जन जागरूकता का काम किया। मारवाड़ में जन जागरूकता का कार्य किया। ठीक है, मारवाड़ में जन जागरूकता का कार्य किया। ठीक है, प्रमुख पत्र निम्नलिखित थे, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं निम्नलिखित थी, है ना, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं निम्नलिखित थी। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में एक नंबर पे मैं लिखूंगा यहाँ पर जयनारायण व्यास जी, जो पहला मैं लिखूंगा यहाँ पे तरुण राजस्थान का नाम लिखूंगा। ठीक है, सॉरी, तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। ठीक है, तरुण राजस्थान देखो इन्होंने नहीं निकाला था, तरुण राजस्थान तो आपको पता ही होगा, राजस्थान सेवा संघ का ये समाचार पत्र था, है ना, और जो है 1922 में इसको निकाला गया था। मैंने आपको पढ़ाया है, जब आपको बिजौलिया किसान आंदोलन पढ़ाया था उस दरमियान मैंने आपको बताया था कि विजय सिंह पथिक ने किस प्रकार से बिजौलिया किसान आंदोलन को व्यापक किया था, है ना, वो सारी बात मैंने वहाँ पे करवाई थी। तो इसके संपादक के रूप में काम किया था और संपादक के पद पर नियुक्ति जो जयनारायण व्यास की वो मणिलाल कोठारी ने की, जो राजस्थान सेवा संघ के सर्वे सर्वा थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा राजस्थान सेवा संघ के सर्वे सर्वा मणिलाल कोठारी जी ने व्यास जी को तरुण राजस्थान का संपादक बनाया। इस पत्र में व्यास जी वर्तमान मारवाड़ नाम से एक वर्तमान मारवाड़ शीर्षक से लेख लिखते थे, है ना, वर्तमान मारवाड़ शीर्षक
से लेख लिखते थे। ठीक है, वर्तमान मारवाड़ शीर्षक से लेख लिखते थे। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो अन्य सारे पत्र हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दूसरे नंबर पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसो दीजो राज, ऐसो दीजो राज, है ना, सॉरी, ऐसो दीजो राज, ऐसो दीजो राज, है ना, और अर्ज सुन, अर्ज सुन, ऐसो दीजो राज, अर्ज सुन, और डंकेरी चोट, डंकेरी चोट, है ना, अर्ज सुन, ऐसो दीजो राज, डंकेरी चोट, और जो है इसके अलावा और भी हैं, जैसे 5वें नंबर पे सॉरी, आंदोलन क्यों, आंदोलन व संघर्ष क्यों, आंदोलन व संघर्ष क्यों। इसके अलावा मैं लिखूं यहाँ पे तो अखंड भारत, है ना, अखंड भारत जो था ये मुंबई से निकाला जाता था ना, मुंबई से प्रकाशित, मुंबई से निकाला जाता था, और गंगा सिंह के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को व्यास जी ने ठुकरा दिया था ना, है ना, यहाँ पे इस हेतु गंगा सिंह द्वारा दी गई आर्थिक सहायता व्यास जी ने ठुकराई। इस हेतु गंगा सिंह द्वारा दी गई आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता को व्यास जी ने ठुकराया, व्यास जी ने ठुकराया। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है पोपाबाई की प्रोल और मारवाड़ की अवस्था, ये भी इन्होंने निकाले थे। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा जो है पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल या प्रोल, है ना, एक तो ये, और एक इन्होंने निकाला था मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था। ठीक है, मारवाड़ की अवस्था। तो ये जो दोनों समाचार पत्र थे ये मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा निकाले जाते थे, है ना, ये दोनों। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा निकाले जाते थे, है ना, मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा, मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा निकाले जाते थे। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा निकाले जाते थे। ठीक है, तो इन सारे समाचार पत्रों के माध्यम से और जयनारायण व्यास जी ने मारवाड़ में जन जागृति का काम किया और मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों जयनारायण व्यास का योगदान मारवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में। ठीक है, अब हम आगे का जो इतिहास है वो पढ़ते हैं। अब मारवाड़ जो लोक परिषद थी उसकी भी स्थापना यहाँ पे हुई थी 1938 में। उसमें जयनारायण व्यास, रणछोड़दास गट्टानी और जो है महिमा देवी किंकर का विशेष योगदान था, और इन लोगों ने जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए यहाँ पर आंदोलन किया, जिसके चलते मारवाड़ प्रजामंडल में और मारवाड़ प्रजामंडल के जो सदस्य थे उनकी मारवाड़ शासक के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है, जिसमें मथुरादास माथुर जो है पहले डिक्टेटर घोषित किए गए थे, है ना, पहले तानाशाह घोषित किए गए। इसके अलावा दूसरे तानाशाह के रूप में हमको यहाँ पे जो नाम मिलता है कन्हैयालाल परिहार का मिलता है। तीसरा नाम पंडित द्वारका प्रसाद का मिलता है, द्वारका प्रसाद नहीं है, द्वारका नाथ का मिलता है। और चौथा नाम जो मिलता है
वो इंद्रमल जैन का मिलता है ना। इस प्रकार से इन 4 नेताओं को डिक्टेटर घोषित किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई। मगर प्रजामंडल और मारवाड़ शासक के बीच में समझौता हो जाता है और मारवाड़ लोक परिषद जो है समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से मारवाड़ लोक परिषद ने भी कुछ हद तक और जन जागृति का काम यहाँ पर किया। ठीक है, इसके अलावा कुछ विविध कार्य भी यहाँ पर हुए, जिसमें कृष्णा दिवस का मनाया जाना 1936 में। आपको पता होगा कृष्णाबाई एक युवा विधवा थी जिसका अपहरण कर लिया था, जिसके विरोध में मारवाड़ जो रियासत थी उसमें 1936 में कृष्णा दिवस जो है मनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर शिक्षा दिवस भी यहाँ पर मनाया गया था 21 जून 1936 को, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा हेतु शुल्क लिया जाता था, उसके विरोध में यह दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गरीबों की आवाज़ नाम से एक समाचार पत्र जो है गणेशी लाल उस्ताद के द्वारा निकाला गया था। इन सब कार्यों के चलते और साथ ही साथ यहाँ पे जो है हमारे कुछ नेता लोग भी यहाँ पर आए थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस आए और विजय लक्ष्मी पंडित आई, जवाहरलाल नेहरू आए, नेहरू जी के साथ में इंदिरा गांधी भी यहाँ पर आई थी, है ना। तो इन सब लोगों की वजह से और मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जो मांग थी वो तीव्र हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी घटनाओं को मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ और उसके बाद हम उत्तरदायी शासन की स्थापना की ओर गति करेंगे, और संभव रहा तो आज वो हम है मारवाड़ प्रजामंडल को पूरा ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, इसको आप उतारिए, बढ़िया तरीके से इसको उतारना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और अब हम जो है मैं आगे की स्लाइड पे आता हूँ। ठीक है, आप इसको उतारें। इनको ये जो समाचार पत्र है ना, इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करना विद्यार्थियों, एक एक को बढ़िया तरीके से पढ़ना। यहाँ से सवाल फंसते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में आते हैं, इतना आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे की बात कर लेता हूँ अब, ना। तो हम 2 नंबर पे, 1 नंबर पे तो हमने पढ़ लिया था जयनारायण व्यास का योगदान। 2 नंबर पे हम जो है मारवाड़ लोक परिषद पढ़ लेते हैं। मारवाड़ लोक परिषद, है ना, जो हमने हेडिंग डाली थी ना कि आंदोलन की प्रगति व उत्तरदायी शासन की स्थापना का पहला पॉइंट देखा जयनारायण व्यास का योगदान, और दूसरा हम देख रहे हैं मारवाड़ लोक परिषद। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया है। 1938 में स्थापना, 1938 में स्थापना, है ना, किसने की? जयनारायण व्यास, जय नारायण व्यास, रणछोड़दास गट्टानी, रणछोड़दास गट्टानी व महिमा देवी किंकर भी शामिल थी। वह महिमा देवी किंकर, है ना, ये 3 लोग थे। इन्होंने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की और उत्तरदायी शासन, है ना, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आंदोलन छेड़ा, है ना। इसको जिम्मेदार हुकूमत भी मारवाड़ में बोला जाता है, उत्तरदायी शासन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जिम्मेदार हुकूमत हेतु, है ना, जिम्मेदार हुकूमत मतलब क्या होता है? उत्तरदायी शासन, है ना, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की, स्थापना की मांग की गई। ठीक है, मांग की गई, इसलिए इसके सदस्यों की गिरफ्तारी, इसलिए इसके सदस्यों की गिरफ्तारियां की गई, गिरफ्तारियां की गई। ठीक है, इसलिए इसके सदस्यों की गिरफ्तारियां की गई। इसमें
देखो कौन कौन गिरफ्तार हुआ, तो सबसे पहले नाम मथुरालाल माथुर का आता है। पहले आता है मथुरालाल माथुर का, मथुरालाल माथुर का, है ना। इनको जो है ये पहले तानाशाह माने जाते हैं, पहले तानाशाह, ठीक है। पहले तानाशाह, इनको तानाशाह को क्या बोलते हैं, डिक्टेटर भी आपको एग्जाम में जो है मिल सकता है, डिक्टेटर, है ना। और दूसरे तानाशाह के रूप में जो है कन्हैयालाल परिहार का नाम मिलता है ना। कन्हैया, सॉरी, कन्हैयालाल परिहार। और तीसरा जो नाम मिलता है वो मिलता है हमको पंडित द्वारकानाथ का, पंडित द्वारकानाथ का। और चौथा जो नाम मिलता है वो मिलता है हमको इंद्रमल जैन का, ठीक है, इंद्रमल जैन, इंद्रमल जैन का नाम मिलता है ना। तो ये दूसरे तानाशाह हो जाएंगे, ये तीसरे हो जाएंगे, है ना। और ये जो हैं यहाँ पे चौथे तानाशाह हो जाएंगे। इन चारों की गिरफ्तारी की गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन चारों की गिरफ्तारी की गई, ठीक है। तो इन चारों की गिरफ्तारी की गई, इन चारों की गिरफ्तारी की गई, ठीक है। मगर मगर प्रजामंडल, या सॉरी, मगर लोक परिषद व, मगर लोक परिषद व शासक के मध्य, शासक के मध्य समझौता हो गया, समझौता हो गया। अतः लोक परिषद, अतः लोक परिषद समाप्त कर दी गई, लोक परिषद समाप्त कर दी गई, ठीक है। इस प्रकार से जो है लोक परिषद यहाँ पर समाप्त हो गई। मगर लोक परिषद ने कहीं न कहीं जन जागृति का काम यहाँ पर किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के रूप में अन्य माध्यम, है ना। मतलब मारवाड़ प्रजामंडल में जो प्रगति हुई उसके अन्य माध्यम क्या थे, अन्य माध्यम, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं विद्यार्थियों। अन्य माध्यम में एक जो मैंने अभी बताया, कृष्णा दिवस का मनाया जाना, है ना। कृष्णा दिवस, कृष्णा दिवस जो मनाया गया था 1936 में मनाया गया था। कई बार यह पूछा जाता है कि कृष्ण दिवस का संबंध जो है किस रियासत से है, तो मारवाड़ रियासत से कृष्णा दिवस का संबंध है। सॉरी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए, कृष्णा एक युवा विधवा थी, जैसा कि मैंने अभी बताया, और उसका अपहरण कर लिया था, उसके विरोध में यह दिवस जो है मारवाड़ रियासत द्वारा मनाया गया था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कृष्णा एक युवा विधवा थी, एक युवा विधवा थी जिसका अपहरण कर लिया गया था, जिसका अपहरण कर लिया गया था। इसके विरोध में, या इस घटना के विरोध में, इस घटना के विरोध में मारवाड़ रियासत में, मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत में 1936 को कृष्णा दिवस मनाया गया, मनाया गया, ठीक है। इसकी डेट एग्जैक्टली मेरे को मिली नहीं है, बस सन ही मिलती है, ठीक है। मैंने कई जगह ढूंढने का प्रयास किया था लेकिन मुझे नहीं मिली। आप लोगों को कहीं मिले तो आप मेरे को जो है बता सकते हैं कि ये कृष्णा दिवस इस तारीख को मनाया गया था, तो वो तारीख जो है मुझे भी याद हो जाएगी, मैं भी अन्य लोगों तक इस सूचना को पहुंचा सकूंगा, ठीक है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें जो ध्यान रखनी है वो जोधपुर शिक्षा दिवस यहाँ पे मनाया गया था ना, जोधपुर
शिक्षा दिवस मनाया गया था। कब ये मनाया गया था? 21 जून 1936 को मनाया गया था। ध्यान रखना, शिक्षा शुल्क के विरोध में, है ना, शिक्षा शुल्क के विरोध में जो है यह दिवस मनाया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, शिक्षा शुल्क के विरोध में और यह दिवस मनाया गया था। अब मैं बात करता हूँ विद्यार्थियों आगे की, एक और पॉइंट और हम इसमें लिखेंगे अन्य माध्यम में, है ना, तो वो मैं लिखूंगा विद्यार्थियों अगली स्लाइड पे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको उतारें, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो है गरीबों की आवाज़ नाम से एक समाचार पत्र गणेशी लाल उस्ताद ने निकाला था। उसने भी जन जागृति का काम किया। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये समाचार पत्र है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। गणेशी लाल उस्ताद का नाम और गरीबों की आवाज़ समाचार पत्र का नाम, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मैं क्या लिखूंगा? तीसरा पॉइंट है गरीबों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, है ना। ये समाचार पत्र था जो गणेशी लाल उस्ताद ने निकाला था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गणेशी लाल उस्ताद द्वारा निकाला गया पत्र, है ना, निकाला गया पत्र था ये, ठीक है। इसने भी जो है जन जागृति का काम किया था। और तीसरा पॉइंट जो मैं चौथा पॉइंट जो मैं लिखूंगा प्रमुख नेताओं का आगमन, है ना, प्रमुख नेताओं का मारवाड़ आगमन, है ना, प्रमुख नेताओं का मारवाड़ आगमन में जो आए, सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जो आगमन हुआ वो हुआ था 23 जनवरी 1938 को, है ना, हाँ 23 जनवरी 1938 को आए, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं लिखूंगा पंडित विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, दूसरे नंबर पे विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। विजया लक्ष्मी पंडित जो आई थी पंडित नेहरू की सिस्टर लगती हैं ये ना, विजया लक्ष्मी पंडित, ये आई थी नवंबर 1938 को, नवंबर 1938 को। और एक और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आए थे यहाँ पे, है ना, नेहरू जी खुद आए। तीसरे नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो आए थे वो आए थे 1945 में। कब आए थे? 1945 में आए थे, ठीक है। इनके साथ में, नेहरू जी के साथ में इंदिरा गांधी भी आई थी, इंदिरा गांधी, है ना, इनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी। और एक और जो आए थे वो शेख अब्दुल्ला आए थे, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कौन थे? जम्मू एंड कश्मीर के तत्कालीन शासक शेख अब्दुल्ला ही थे उस, है ना। वैसे ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी क्या पता इस प्रकार से पूछ लें, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों में किस किसने क्या योगदान दिया वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया है। और विद्यार्थियों अब उत्तरदायी शासन की स्थापना की और अब आंदोलन आगे बढ़ेगा, उसकी बात मैं करूँगा अगली क्लास में। तब तक के लिए विद्यार्थियों अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।